जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 7वीं कक्षा के विज्ञान में अध्याय 11 रेशों से वस्त्र तक के प्रश्न को हल करेंगे। पहला देखिए प्रश्न है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ऑप्शन 4 दिया है, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊनी वस्त्र आपका सही हो जाएगा। जाड़े के दिन में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन 4 दिया है, सूती और ऊनी। इसमें देखिए ऊनी जंतु से प्राप्त होता है, लेकिन सूती का जो धागा होता है, जो रेशा होता है, यह पौधा से प्राप्त होता है। इसके बाद ऊनी और रेशमी, ये दोनों जो है जंतु से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं रेशमी और सूती। तो रेशमी जो है जंतु से और सूती फिर आपका हो जाएगा जो पौधा से। नायलॉन तो आपका कृत्रिम है और सूती जो है आपका पौधा से प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ऊनी और रेशमी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। पहला विकल्प फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पर देखिए बगल में दिया भी है कि पुष्प कृषि, यानी कि फूलों की जो खेती की जाती है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि सिल्वीकल्चर, दिया है ब्रैकेट में वनवर्धन। इसके बाद तीसरा है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है, देखिए सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और यही आपसे पूछ रहा है। बाकी ये जो है देखिए फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर और एपीकल्चर, ये तीनों भी याद रखिएगा कि पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और वनवर्धन जो होता है पेड़ पौधे बगीचा टाइप का, बगीचा लगाने का, वन लगाने का जो होता है उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला दिया है दूसरा प्रश्न कि बेमेल शब्द पर घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण बताएं। इसमें 3 शब्द दिया हुआ है। इसमें जो 2 शब्द जो हैं एक ही प्रकार का है और एक जो है वह जो अलग दिया हुआ है। इसमें से जो भी अलग है शब्द, उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है और कारण बताना है कि आखिर उस पर घेरा लगाएं तो क्यों। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए पहला दिया है दूसरा का अभिमार्जन, बालों की कटाई, रीलिंग। तो इसमें घेरा किस में लगेगा, तो इसमें लगेगा रीलिंग पे घेरा लगेगा इसमें। क्यों, कारण देखिए अभिमार्जन और बालों की जो कटाई है ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया का चरण है। ऊन देने वाले जंतुओं से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उससे धागे बनाए जाते हैं। उन चरणों में से यह एक क्रिया है, एक अभिमार्जन। सबसे पहले बालों कटाई होती है, तब अभिमार्जन यानी कि उसे सफाई किया जाता है। जबकि रीलिंग जो है रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया है। रीलिंग रेशम के धागा बनाने का प्रक्रिया है और यह ऊन बनाने का प्रक्रिया है। तो 2 ठो ऊन का प्रक्रिया दिया है, एक रेशम का, तो ये आपका अलग हो गया, घेरा लगा दिए। अगला है भेड़, लामा, रेशम कीट। तो इसमें देखिए रेशम कीट पे आपका लगेगा घेरा, क्योंकि भेड़ और लामा जो है इनसे ऊन प्राप्त होता है, जबकि रेशम कीट से रेशम, यह रेशम देने वाला कीड़ा है और यह दोनों जंतु जो हैं ऊन देने वाले हैं। तीसरा है तसर, अंगोरा, पश्मीना। तो इसमें आपका जो है तसर पे घेरा लगेगा, क्योंकि देखिए तसर जो है यह एक रेशमी कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, रेशम से तसर बनाया जाता है। जबकि अंगोरा और पश्मीना जो है यह ऊनी कपड़ा है, ऊन से तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला है डी नंबर, सूत, ऊन, रेशम। तो इसमें आपका देखिए सूत पे लगेगा घेरा। ऊन और रेशम जो है
यह जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम, ऊन देखिए भेड़ से, जैसे रेशम रेशम कीट से, लेकिन सूत जो है वह पौधा से प्राप्त होता है, कपास के पौधे से। वर्ग 6 क्लास में यह दिया भी था, तंतु से वस्त्र तक चैप्टर में। तो सूत जो है पौधा से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा, कि हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, हम अलग अलग ऋतु में मौसम के अनुकूल कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मी में सूती वस्त्र तो सर्दी में ऊनी वस्त्र। गर्मी में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिसे सूती कपड़ा आसानी से सोख लेता है। सूती वस्त्र पतले और हल्के होने के कारण आरामदायक भी होते हैं, जबकि सर्दी में ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र के रेशों के बीच वायु की परत रहती है, जो ऊष्मा का कुचालक होता है। इस कारण शरीर का ताप बाहर नहीं निकलता तथा बाहर की ठंड शरीर में नहीं लगती है। ये तीसरा का उत्तर हो गया। देखिए गर्मी में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र हल्का आरामदायक होता है, जिसमें कि गर्मी से राहत मिलती है, पसीना को सोखने की क्षमता होती है। जबकि ये ऊनी वस्त्र जो होते हैं, इनके जो रेशे होते हैं, ऊन होते हैं, इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है और इन रिक्त स्थान में हवा भरा रहता है। इसी कारण हवा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, तो शरीर का जो गर्मी है वह बाहर नहीं निकलने देता और बाहर का जो ठंड है वह शरीर में नहीं लगता, प्रवेश नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। इसका उत्तर देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत इसलिए होती है क्योंकि बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और बाहर की ठंड को शरीर में नहीं जाने देती। जो भी ऊन देने वाले जंतुओं के शरीर पे बाल होते हैं, वह बाल जो होता है उनके बीच में हवा भरी रहती है और हवा, जैसा कि हम इसमें ऊनी वस्त्र में भी अभी बताए हैं कि वो हवा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, तो कुचालक होने के कारण उनके शरीर को गर्म रखता है और ठंड उनके शरीर में नहीं लगती है, क्योंकि उन लोगों का त्वचा बहुत पतला होता है, इसलिए ठंड से बचने के लिए ये बाल दिया रहता है। अगला है कि कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों ज़रूरी है। इसका उत्तर देखिए, कोकून से रेशम के रेशे अलग करने के लिए उसे सही समय पर पानी में उबालना ज़रूरी है। जब कोकून अपने आकार में आ जाता है, उसका समय पूरा हो जाता है, तो उसे पानी में उबालते ही उसके जो रेशे हैं रेशम के, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद दिया है छठा कि रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाएं। तो अगला प्रश्न है कि रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाएं। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपके किताब में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे रेशम कीट का जीवन चक्र, यही जो है आपका 6 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा। बस यही जो है चित्र बना देना है। देखिए
सबसे पहला ये, इस कीट की देखिए सामान्यतः 4 अवस्था होता है। पहला कि यह जो है यह रेशम कीट है, मादा रेशम कीट है। यह देखिए अंडे देती है, छोटे छोटे अंडे देते हैं जो शहतूत की पत्ती को खाते हैं। यह शहतूत का पत्ती है। भोजपुरी में जो इधर बहुत सारे इस पेड़ को आप लोग तोंत के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे तोंत का पौधा, तो इसी पत्तियों को क्या करते हैं, ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं इनके, और बड़े होते हैं। इनके जो लार्वा निकलता है, उन लार्वा से पतले तार के रूप में, धागे के रूप में एक प्रोटीन पदार्थ निकलता है जो आपका कठोर होकर, जैसे ही वो सूखता है तो कठोर होकर रेशम बन जाता है। और इन लार्वा से, ये जो लार्वा है इस कीट की तरह परिवर्तित होने लगते हैं, और ये अपने उन्हीं जो रेशम जैसे निकलते हैं पतले प्रोटीन पदार्थ निकलते हैं धागे की तरह, उससे क्या करते हैं, ये कोकून बनाते हैं। ये कोकून है, और इस कोकून के अंदर ही ये क्या करते हैं, ये जो लार्वा है रेशम कीट का, ये विकसित होते हैं। और जैसे ही ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो ये इसको तोड़कर और बाहर निकल जाते हैं, और फिर से एक रेशम कीट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर मादा रेशम कीट थी, उसी तरह से ये परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए यही कीट जो है यहाँ पे है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ है। कोकून के अंदर क्या होता है, इसको कुछ समय लगता है विकसित होने में। अब विकसित होने के बाद यह इसे तोड़कर निकल जाता है। तो यह कोकून जो है, चूँकि यह प्रोटीन से बना पतला पतला रेशा होता है, जिससे एक खोल की तरह अपने चारों तरफ आवरण बनाकर ढक लेते हैं, तो इस खोल से तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इसी खोल को फिर गर्म पानी में डाला जाता है, तो इसमें से रेशम के रेशे जो हैं वह छितरा कर आपका अलग अलग होते हैं, सुलझ कर अलग हो जाते हैं, आपका पृथक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक सबको धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।